नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, उसका नाम है चौहान डायनेस्टी यानी कि चौहान साम्राज्य। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शाकंभरी क्षेत्र में चौहानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, शाकंभरी को ही सपाद लक्ष्य यानी 125 या 1.25 गांवों का समूह भी कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है या मानी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया है। शाकंभरी रियासत के संस्थापक या शाकंभरी साम्राज्य के संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। दोस्तों, या चौहानों का आदि पुरुष भी वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है मित्रों कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, तो वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। चौहान वंश की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो शाकंभरी क्षेत्र में, जिसे हम 1.25 गांवों का समूह भी कहते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से बताया गया है। दोस्तों, तथा डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया है। वासुदेव चौहान ने अक्षत्रिपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। वासुदेव चौहान ने अक्षत्रिपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, चौहान साम्राज्य के प्रथम प्रतापी शासक अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की या अजमेर शहर को बसाया। दोस्तों, अजयराज चौहान अजमेर के निकट ही गठबीठड़ी की पहाड़ी पर इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया। अजयराज चौहान ने अजमेर के निकट गठबीठड़ी की पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे हम वर्तमान में तारागढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। मित्रों, क्या कहते हैं? तारागढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग को तारागढ़ भी कहते हैं। 1133 ईस्वी में अजयराज की मृत्यु के बाद इनके पुत्र अर्नोराज अजमेर के शासक बनते हैं। दोस्तों, इतिहास में इन्हें आनाजी के नाम से जाना जाता है। अर्नोराज चौहान को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो आनाजी के नाम से। तुर्कों ने अर्नोराज यानी कि आनाजी के समय अजमेर पर आक्रमण किया, जिसमें तुर्क हार गए तथा अर्नोराज आनाजी जीत गए। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक आना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में। दोस्तों, 1135 ईस्वी के आसपास 1135 व 37 के मध्य आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्नोराज ने। अर्नोराज चौहान ने ऐसा कहा था कि जहाँ जहाँ तुर्क सैनिक का रक्त गिरा है वह सारी भूमि अशुद्ध हो गई है, इसलिए उसको धोने के लिए हम एक झील का निर्माण करेंगे जिसके पानी से उसे साफ किया जाएगा। मित्रों, अर्नोराज चौहान ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आई रिपीट, अर्नोराज चौहान ने 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आना सागर झील का निर्माण किसने और कब करवाया। दोस्तों, तो आना सागर झील का जो निर्माण था दोस्तों, वह अर्नोराज चौहान ने 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य आना सागर झील का निर्माण अजमेर में करवाया। अर्नोराज चौहान ने ही पुष्कर झील के पास वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। मित्रों, 1152 ईस्वी में अर्नोराज चौहान के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें इतिहास में बीसलदेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बीसलदेव की उपलब्धियों यानी कि अर्नोराज चौहान के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव की उपलब्धियों का वर्णन नरपति नालय द्वारा रचित बीसलदेव रासों में मिलता है। दोस्तों, बीसलदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ नहीं दोस्तों, बीसलपुर बांध बनवाया
जो कि वर्तमान टोंक में स्थित है। यह बनास नदी पर है दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत के विद्वान थे एवं एक कवि थे। विग्रहराज चतुर्थ को सभी कवियों ने मिलकर कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में नाटक हरिकेली की रचना की। हरिकेली नाटक की रचना किसने की दोस्तों? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की। विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चतुर्थ या बीसलदेव जी ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव थे मित्रों, जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ललित विग्रह नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना किसने की मित्रों? तो दोस्तों ललित विग्रह राज नामक जो ग्रंथ था मित्रों, उसकी रचना कवि सोमदेव ने की थी दोस्तों। किसने की थी ललित विग्रह राज की रचना दोस्तों? तो कवि सोमदेव जी ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसे कालांतर में मोहम्मद गौरी ने के निर्देशन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था दोस्तों। इसके पश्चात सोमेश्वर और कर्पूर देवी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ। आई रिपीट दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय सरस्वती कंठाभरण नामक विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, जिसे कालांतर में मोहम्मद गौरी के निर्देशन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके मित्रों यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया था। इसके पश्चात सोमेश्वर एवं कर्पूरी देवी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ दोस्तों, जिनकी अल्प आयु में होने के कारण यहाँ पर इनके पिता सोमेश्वर का निधन हो जाता है और कर्पूरी देवी ही पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका बनती है मित्रों। पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम अनंगपाल था मित्रों, जो कि दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो तथा जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से मिलता है मित्रों। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अनंगपाल, जो कि पृथ्वीराज के नाना थे मित्रों, उनके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वीराज चौहान को ही अपना साम्राज्य दे दिया। यानी कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार अनंगपाल, जो कि उनके नाना थे, उनके कोई पुत्र वगैरह नहीं था, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वीराज चौहान को अपना साम्राज्य दे दिया या अपना शासक नियुक्त किया मित्रों। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता, यानी कि जो जयचंद गढ़वाल था मित्रों, उसकी पुत्री संयुक्ता से गंधर्व विवाह किया। ये जयचंद गढ़वाल दोस्तों कन्नौज का शासक था मित्रों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मित्रों मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ा गया। यह दोस्तों तराइन का युद्ध पानीपत हरियाणा के पास में लड़ा गया दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसमें विजयी रहे दोस्तों तथा इनके एक सेनापति थे दोस्तों, दिल्ली का गवर्नर था, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए मोहम्मद गौरी को तीर चलाया, जिससे मोहम्मद गौरी घायल हो गया और यह भाग गया। इस पर राजपूत क्या है मित्रों, पीछे से किसी पर आक्रमण नहीं करते थे, फेस टू फेस लड़ाई करते थे मित्रों। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी भाग गया तो इस पर पीछे से आक्रमण नहीं किया दोस्तों। यही इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती रही दोस्तों। फिर मोहम्मद गौरी ने 1192 में पुनः बड़ी ताकत के साथ आक्रमण किया दोस्तों, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है दोस्तों और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है दोस्तों। कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं इसके बारे में कि इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा हुआ था मित्रों। अब धोखा कैसे हुआ था मित्रों कि पृथ्वीराज चौहान को बुला लिया जाता है कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं मित्रों। अब पृथ्वीराज चौहान दोस्तों संधि के लिए सहमत हो जाते हैं और
पृथ्वीराज चौहान संधि के लिए सहमत हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये तो कम सेना लेके जाते हैं वहाँ पे दोस्तों, पानीपत यानी तराइन का जहाँ युद्ध होता है द्वितीय। अब वहाँ पर मोहम्मद गौरी की तो पहले से ही बहुत सेना थी तो मित्रों, और उसने जयचंद गढ़ीवाल को अपनी तरफ मिला लिया था जो कि संयोगता का पिता था दोस्तों। अब वहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मित्रों रात को ही आक्रमण कर दिया जाता है, जिसके कारण उनको संभलने का भी मौका नहीं मिलता है और पृथ्वीराज चौहान युद्ध करते हुए बंदी बना लिए जाते हैं दोस्तों। और उन्हें यह मोहम्मद गौरी बंदी बना करके ले जाता है, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। बाद में चंद्रबरदाई के कहने पर एक प्रतियोगिता में शब्द वेदी बांध चलाते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। और कुछ इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा तो पहले ही कर दिया गया था दोस्तों, लोहे की सलाखें गर्म करके उनकी आंखों को फोड़ दिया गया था मित्र, बहुत यातनाएं झेली थी उन्होंने। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई से कहते हैं मित्रों कि तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो, मैं इस जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। तो चंद्रबरदाई पहले तो उनको मारता है मित्रों और फिर खुद भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कुछ इतिहासकार ऐसे भी बताते हैं दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों 1178 में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। 1178 में आबू यानी माउंट आबू के युद्ध में जो गुजरात के शासक मूल राज द्वितीय थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मित्रों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र होता है दोस्तों गोविंदराज चौहान, जो कि एक भारी टैक्स दे करके इसको मोहम्मद गौरी को दोस्तों एक बहुत ज़्यादा कर देता है गोविंदराज चौहान। उसके बाद ये रणथंभौर आ जाता है मित्रों और यहाँ पर चौहान डेंसिटी की स्थापना करता है। रणथंभौर के सबसे महान एवं प्रतापी शासक मित्रों हम्मीर देव चौहान होते हैं। इनकी पत्नी का नाम रंग देवी और पुत्री का नाम पद्मला या फिर देवलदे होता है। हम्मीर देव की उपलब्धियों का वर्णन मित्रों सारंगधर और जोधाराज द्वारा रचित पुस्तक हम्मीर रासो या ग्रंथ हम्मीर रासो तथा नयन चंद सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य में मिलता है मित्रों। हम्मीर रासो की उपलब्धियों का वर्णन सारंगधर और जोधा राज द्वारा रचित हम्मीर रासो नामक ग्रंथ से मिलता है तथा नयन चंद सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य में मिलता है। हम्मीर देव चौहान की रानी का नाम मित्रों रंग देवी था तथा बेटी का नाम पद्मला या देवलदे था। हम्मीर देव चौहान ने अपनी बेटी पद्मला के लिए पद्मला तालाब का निर्माण करवाया दोस्तों, जिसमें राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था सन 1301 में, जब एके ने यहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों। 1293 में दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों, लेकिन यह कहकर चला गया जब उसे विजयश्री हाथ नहीं लगी। वे कई महीने वहाँ सालों साल पड़ा रहा, तो उसके बाद वो परेशान और तंग होकर या हताश होकर उसने कहा कि मैं ऐसे 100 दुर्गों की खातिर किसी भी अपने एक तुर्क सैनिक या मुस्लिम सैनिक का एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ दोस्तों। हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी नेता मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और अबुल फजल के अनुसार रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। अबुल फजल कहता है दोस्तों यह दुर्ग केवल बख्तरबंद दुर्ग है और अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। इस दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा होता है दोस्तों। केसरिया तो कौन करते हैं हम्मीर देव चौहान, और जौहर कौन करती है दोस्तों रंग देवी, और जल जौहर माना जाता है दोस्तों किसका, उनकी देवी देवलदे या पद्मला का दोस्तों। इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं दोस्तों हम्मीर देव चौहान ने अपना शीश काट कर यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग के अंतर्गत, उसमें उन्होंने अपना शीश काट कर शिव जी को अर्पित कर दिया था दोस्तों हम्मीर देव चौहान ने। मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंदी बनाया गया दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव के मंत्री रनमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया था। राज्य या साम्राज्य का लालच दे करके दोस्तों
इसके बाद हुए युद्ध में हमीरदेव चौहान सहित सभी राजपूत वीर लड़ते हुए शहीद हो गए। महारानी रंग देवी के नेतृत्व में सभी राजपूत रानियों ने जौहर किया दोस्तों, जल जौहर नहीं जौहर दोस्तों। राजस्थान का पहला जल जौहर भी रणथंभौर दुर्ग में हुआ ऐसा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रनमल और रतिपाल को हाथियों के द्वारा कुचलवा दिया। ऐसा कहा, जब तुम अपने स्वामी के ही नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। जालौर साम्राज्य मित्रों, जालौर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। जालौर के प्रथम प्रतापी शासक मित्रों कानड़देव चौहान थे, जो इतिहास में अखेराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मित्रों, किस शासक को अबुल फजल ने नहीं मित्रों, अबुल फजल ने नहीं दोस्तों, मुहनोत नैनसी ने कीतु एक महान राजा कहा था दोस्तों। तो कीर्तिपाल चौहान को दोस्तों मुहनोत नैनसी ने मित्रों कीतु एक महान राजा कीर्तिपाल चौहान के बारे में कहा था मित्रों। कानड़देव चौहान की रानी का नाम दोस्तों जयंतदे था तथा पुत्र का नाम वीरमदेव था दोस्तों। आई रिपीट मित्रों, कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालौर में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी मित्रों। जालौर के प्रथम प्रतापी शासक कानड़देव चौहान थे, जिन्हें इतिहास में अखेराज के नाम से जाना जाता है मित्रों। अखेराज के नाम से कानड़देव चौहान को नाम जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम वीरमदे एवं पत्नी का नाम जयंतदे या जैतलदे था दोस्तों। पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कानड़देव प्रबंध और अमीर खुसरो द्वारा रचित आशिका नामक ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा थी दोस्तों, जो कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 व 1311 में जालौर पर आक्रमण किया। मुल्तानी के नेतृत्व में तो 1309 में आक्रमण किया था, जिस समय ये जो मुल्तानी था वह कानड़देव को समझा करके और वीरमदेव को दिल्ली ले जाता है और संधि के लिए स्वीकार करवाता है। वहाँ पर क्या होता है मित्रों, फिरोजा जो कि अलाउद्दीन की पुत्री थी, वह वीरमदेव यानी कि जो राजपूत होते थे वो अष्टपुष्ट और सुडोल शरीर के पहलवानी कुश्ती करते थे मित्रों। तो लंबे पूरे और अच्छा बदन गठीला था। उसे देखकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मोहित हो जाती है और वह बोलती है एक से कि डैडी जी कि मैं शादी करूंगी तो बस वीरमदेव से। और वो उसकी अकेली पुत्री लाडली बेटी थी। तो एक भी बोलता है कि एक कानड़देव को बोलता है कि मैं तो आपके बेटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता हूँ। कानड़देव को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि एक काफिर के साथ मैं अपने रक्त को साझा नहीं कर सकता मित्रों। तो कानड़देव चौहान इस बात को स्वीकार नहीं करता है। तो 1309-11 में जालौर पर पुनः आक्रमण करता है मित्रों। एक पुनः आक्रमण करता है, तो जिसमें वीरमदेव एवं कानड़देव चौहान सहित सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को शहीद हो जाते हैं तथा महारानी जौहर कर लेती हैं। अब दोस्तों, जालौर में जो कानड़देव चौहान थे, इनकी इष्ट माता थी दोस्तों आशापुरा माता। उनके सामने मित्रों, उनकी मूर्ति के सामने वीरमदेव चौहान स्वयं को कटार घोंप करके अपनी प्राणों का न्योछावर कर देते हैं दोस्तों, या आत्मदाह कर देते हैं। आज के लिए इतना ही मित्र।